हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द PYQ सीरीज़ फॉर एसएससी एग्जाम्स का पार्ट 8 वीडियो। एंड इस वीडियो में हम अराउंड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विथ ईच क्वेश्चन हम डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मदेय। तो ब्रह्मदेय जिसका लिटरल मीनिंग होता है द गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ लैंड होता था जहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था और ये ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था बाय द रूलर्स और द किंग्स ऑफ दिस चोला एम्पायर। और चोला एम्पायर ये साउथ इंडिया का एक किंगडम था। Brahmadeya refers to the tax-free grants given to the Brahmins, often recorded in the inscriptions. These lands were sometimes donated by kings or local chieftains and could consist of the entire villages. The purpose was to increase or to encourage the settlement of learned Brahmins and promote Vedic learning and rituals. तो इसका बेसिक पर्पस था कि जो लिटरेट या फिर हम कह सकते हैं लर्न लोग थे उनको एक तरीके से प्रेस्टीज प्रोवाइड करना या फिर उनको ऑनर करना। तो यहाँ पे जो 4 टर्म्स यूज़ हुए हैं ये सभी चोला एम्पायर से एसोसिएटेड हैं। 2023 के एग्जाम में आपसे मतलब पूछा था, तो आने वाले फर्दर एग्जाम्स में आपको इन 3 वर्ड्स का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। लाइक अगर आपसे शालभोग का मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब होता है लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिया जाता था उसको शालभोग के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें तिरुमत्ताक्वानी, तो तिरुमत्तुकनी ये एक ऐसा लैंड होता था जहाँ पे फ्रूट्स को यील्ड किया जाता था, यानी कि फ्रूट्स को उगाया जाता था फॉर द सैक्रेड इंस्टीट्यूशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फ्रूट यील्डिंग लैंड्स फॉर द सैक्रेड इंस्टीट्यूशन वर कॉल्ड एज तिरुमत्तुकनी। एंड वेलियन वगाई मीन्स द कल्टिवेबल लैंड हेल्ड बाय द नॉन ब्राह्मण्स। तो ऐसा कल्टिवेबल लैंड यानी कि ऐसा एरेबल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है किया जा सकता है, ऐसा फर्टाइल लैंड जो ओन किया जाता था बाय नॉन ब्राह्मण्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is, what is the name of the highest peak of the Eastern Ghats? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेंद्रगिरी। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये 2024 CHSL ने पूछा गया था एंड यहाँ पर ऑप्शंस ये दिए थे जिसके अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अदर दैन दैट अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है अब ये अरोया कोंडा, जिसको अरमा कोंडा या फिर सितम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, ये बन गया है। सो अगर आप फर्दर एग्जाम्स में आए तो आपको यही टिक करना है। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी भी हो तो आपको अरोया कोंडा या फिर अरमा कोंडा को ही टिक करना है। इसका नाम है अरमा कोंडा, इसको सितम्मा कोंडा एंड अरोया कोंडा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी हाइट है अबाउट 1680 मीटर्स। जबकि अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो इसकी 1501 मीटर्स हाइट है। सो अगर लोकेशन की बात करें हम ये अरमा कोंडा की, तो इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश स्टेट, स्पेसिफिकली इन द ईस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द अलूरी सीतारम्मा राजू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है, जिसको पहले विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता था। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये ओडिशा में सिचुएटेड था और इसकी हाइट थी 1501 मीटर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक के बारे में तो ये अनाईमुदी ही है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन द एलिमेंट्री स्कूल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया इन द एलिमेंट्री स्कूल्स, यानी कि फर्स्ट से लेकर 5th तक के स्कूल्स को हम एलिमेंट्री स्कूल्स के नाम से जानते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड बाय के कामराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, आपसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्कीम को किसने इनिशिएट किया था। तो के कामराज देन
देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, देन मद्रास स्टेट, पहले इसका अर्लियर नाम था इन द 1960s। इसका पर्पस था टू इम्प्रूव स्कूल एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन। तो बच्चों के अटेंडेंस एक तरीके से फूड के थ्रू बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो अट्रैक्ट हों और वो स्कूल ज्वाइन करें ताकि स्कूल का एनरोलमेंट बढ़े और वो वहाँ की लिटरेसी बढ़े। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस मिड डे मील scheme. The scheme was later expanded significantly under M.J. Ramchandran in the 1980s, making it a universal program across primary schools in the state. तो बेसिकली अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो लेटर ऑन ये आ गई थी, यूनिवर्सल स्कीम बन चुकी थी एक तरीके से, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इसमें इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इट वाज स्टार्टेड है 1995 में। ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ AU is the symbol for which of the following elements? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्ड। तो गोल्ड के लिए सिंबल होता है AU। और अगर आपसे कभी पूछा जाए सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए होता है AG, क्योंकि गोल्ड आया था CGL 2023 में। अगर सिल्वर का पूछा जाए, ये AG है। कॉमन जो एलिमेंट्स है इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए। जैसे आर्गन है, ये एक नोबल गैस है, सारी नोबल गैसेस के सिंबल आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम की बात करें तो AL इज द सिंबल फॉर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे अगर हम AU की बात करें तो AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम, जिसका मतलब होता है शाइनिंग डॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 79। और इसी कैटेगरी की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक में ही प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। इनके कॉमन यूज़ की बात करें तो ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेंटिस्ट्री एंड द मॉनेटरी स्टैंडर्ड, दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ दिस गोल्ड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू 2024 वॉज चाइना। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। कब किया था? 1905 में किया था। 1905 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये किसने किया था? तो कर्जन ने इसे किया था। प्रोफेशन था गोपाल कृष्ण गोखले जी का, ही वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। इनकी आइडियोलॉजी थी मॉडरेट, बिलीव्ड इन द रिफॉर्म्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, एंड ही वॉज फेमस फॉर बीइंग द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी जी के मेंटर, गुरु ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है GK गोखले जी को। सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड सेल्फ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो अदर लीडर्स दिए हैं, लाइक चित्तरंजन दास। तो CR दास इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में फॉर्म किया था इन्होंने स्वराज पार्टी, अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू इसके को फाउंडर थे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो गांधी जी इन्होंने साबरमती आश्रम को सबसे पहले फॉर्म किया। कौन से ईयर में? 1917 में किया, गुजरात में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया? तो 1917 में स्टैब्लिश किया। और साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने अपना जो आश्रम स्टैब्लिश किया था, उसका नाम था फिनिक्स। तो फिनिक्स PHOENIX, फिनिक्स कब स्टैब्लिश किया था? 1904 में। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी मैसी हो चुका है यहाँ पे ये, तो आप इसे नोट कर लीजिए। साउथ अफ्रीका में किया था फिनिक्स इन 1904। इसके अलावा एक और गया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म, और टॉलस्टॉय फार्म भी इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही फॉर्म किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, 1910 के अराउंड। इसके अलावा हरिजन सेवक संघ 1932 में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is Harela is a festival of greenery, peace and prosperity and environmental conservation, primarily celebrated in which of the following states? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम हरेला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली ट्रीज को ग्रो किया जाता है, और ये फेस्टिवल होता है ऑफ सिंबल ऑफ पीस,
यानी कि शांति का, ग्रीनरी का, हरियाली का ये और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का एक तरीके से फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब होता है, हरियाली का मतलब डे ऑफ ग्रीन, और ये कुमाऊनी लैंग्वेज में होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय कुमाऊनी एज वेल एज गढ़वाली कम्युनिटीज़। इसके अलावा अदर फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड की बात करें जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे फूलदेई, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। फूलदेई, गंगा दशहरा, नंदा देवी राज जाट यात्रा एंड उत्तरायणी मेला, ये जनवरी में मनाया जाता है। कंडाली फेस्टिवल एंड जौलजीबी मेला, दीज आर द फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ये बुक लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये पब्लिश हुई थी लंदन में 1934 में, और ये कवर करती है इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1920 टू 1934। तो काफ़ी इफेक्टिव बुक थी, हम कह सकते हैं ये। और लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इस बुक को बैन भी कर दिया था, क्योंकि ये इंडियंस के माइंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो इससे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है, लेकिन इनके ऊपर रिसेंट में एक बुक लिखी गई थी जो काफ़ी फेमस हुई थी। उस बुक का नाम है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल। इट वॉज रिटन बाय बी कृष्णा। तो इनका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। बी कृष्णा ने बुक लिखी थी द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। गांधी जी की बात करें तो इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू नोट। इसके अलावा नेहरू जी ने भी किसी बुक को एज सच नहीं लिखा था। एंड सुभाष चंद्र बोस, इनकी बुक हो गई इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। तो इंडियन पिलग्रिम नाम की बुक भी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which red and buff sandstone is the tallest tower in India built in the 13th century। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार इट इज़ द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया। कब था? 13th सेंचुरी में, जो रेड एंड बफ सैंडस्टोन का बना हुआ था। इसकी लोकेशन दिल्ली इंडिया में है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 73 मीटर्स है, यानी 240 फीट है। इसका कंस्ट्रक्शन 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, हु वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत। एंड इसका जो कंप्लीट इसको किया था कुतुब मीनार को, ये किया था इल्तुतमिश ने। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ था, सो प्राइमरीली रेड एंड बफ सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था। और स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको क्रिएट किया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार में एक बार लाइटनिंग की वजह से उसकी जो टॉप की स्टोरी थी वो डैमेज हो गई थी और टूट गई थी। तो इसके बाद जो स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और दिल्ली सल्तनत की बात हमने की थी, तो दिल्ली सल्तनत ने कब से कब तक रूल किया था? 1206 से लेकर 1206 टू 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने रूल किया था। और इनका ऑर्डर भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस ऑफ दैट द ऑर्डर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये क्या था? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, एंड देन सैयद डायनेस्टी, एंड देन लोधी डायनेस्टी। एंड इसके बाद कौन आए थे? मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट सैलिनिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेड सी। तो डेड सी में हाईएस्ट सैलिनिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर डेड सी में पाया जाता है। एंड डेड सी ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। द डेड सी हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी अमंग द ऑप्शंस, मेकिंग इट वन ऑफ द saltiest large bodies of water on earth. It is the lowest point on earth, and with its surface and shores lying 430.5 meters below the sea level. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सलाइन प्लेस, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अंटार्कटिका में सिचुएटेड डॉन जुआन पॉन्ड। डॉन
जुआन पॉन्ड जो अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो ग्रेटर देन 40% है, जबकि अगर हम डेड सी की सैलिनिटी की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 34% है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सलाइन प्लेस कौन सी है? डॉन जुआन पॉन्ड ऑफ अंटार्कटिका, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओव्यूल। तो ओव्यूल डेवलप होता है एक सीड में। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप्स इनटू अ सीड इज कॉल्ड एज ओव्यूल। सबसे पहले क्या होता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में लैंड करते हैं एंड ट्रेवल्स टू द ओवरी। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे स्पर्म सेल जो होता है वो जो जिसे हम पॉलन कहते हैं वो फर्टिलाइज करता है एग सेल, जिसको जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे हम सीड कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। एंड इसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होता है, और फ्रूट फॉर्मेशन ओवरी से होता है। तो ओवरी सराउंडिंग द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। तो ओव्यूल किससे बनता है? ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions about the organization of the village panchayat? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 के अंडर विलेज पंचायत के बारे में दिया गया है। तो बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इसे इंक्लूड कर दिया गया था, बट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद इसे रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। एंड राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये पंचायती राज सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया था, समवेयर अराउंड 1950s। So Article 40 is a part of DPSP, Part 4 of the Constitution. Though Article 40 provided the initial guideline, Panchayati Raj was given the constitutional status after the or through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। और इसे कहाँ ऐड किया गया था? पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। और ये इफेक्ट में कब आया? 1993 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो अदर आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 प्रमोट करता है वेलफेयर एंड जस्टिस। तो वेलफेयर एंड जस्टिस इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 38। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 31, ये रिपील हो चुका है, और यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी दिया था जो अब रिपील हो चुका है। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल 36 की बात करें तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर DPSP दिया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर DPSP। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड DPSP का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 36 से लेकर 51 तक ये आता है। एंड 51A में क्या आती है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सत्रिया। तो सत्रिया ये डांस मोनेस्ट्रीज ऑफ असम में, यानी कि मोनेस्ट्री क्या होती है? अ प्लेस ऑफ लिविंग फॉर बुद्धिज्म। तो बेसिकली बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज होती है, और यहाँ पे सत्रिया डांस एक तरीके से ओरिजिनेट हुआ। Satriya is a classical dance form of India that originated in the Vaishnavite monastery Satras of Assam. It was introduced in the 15th century by the saint Sriman Shankaradev ने इसे introduce किया था as a means of propagating the teachings of Vaishnavism। अगर हम बात करें क्लासिकल डांसेस की तो 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करती है हमारी संगीत नाटक एकेडमी, एंड 9 क्लासिकल डांस, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा है हमारा छऊ, 8+ छऊ जो क्लासिकल डांस है ये हमारी रिकॉग्नाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे दिए हमें क्लासिकल डांस, लाइक कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी एक विलेज के नाम से आया है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कथक डांस फेमस है। एंड भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का डांस है। भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु। सत्रिया ये असम में परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज
Gautamiputra Satkirni title Raja Raja and Maharaja is related to which of the following dynasties? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे गौतमीपुत्र सतकीर्णी जिनको राजा राजा और महाराजा का टाइटल भी मिला था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी विच रूल्ड इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। अगर सातवाहनास की बात करें तो इसके फाउंडर का नाम ध्यान में रखना है और ये कौन थे? शिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ दिस सातवाहन डायनेस्टी। He held titles like Raja Raja and Maharaja, emphasizing his imperial structure. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद द वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 21 जिसका मतलब जो स्टेट करता है राइट टू लाइफ। सो के ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद द वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Article 21, it is related to the protection of life and personal liberty. It guarantees that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law। और आर्टिकल 21 में कोई कभी भी चेंज लाने के लिए हमें कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे हमारा जो काम होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता है, यहाँ पर हमें 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दैट आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 14 की बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 की बात करें तो ये बेसिकली स्टेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अलावा आर्टिकल 12 में हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच लैंग्वेज इज नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलुगु। तो तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। द लैंग्वेज नोन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट इज तेलुगु। द टाइटल वॉज पॉपुलराइज्ड बाय निकोलो डी कॉन्टी, a 15th century Italian traveler. He observed that Telugu had a musical vowel ending structure similar to Italian, which made it sound melodious and rhythmic. तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेवलर निकोलो डी कॉन्टी, जो तेलुगु लैंग्वेज है उसके जो एंडिंग होती है वो काफ़ी मेलोडियस होती है, यानी कि काइंड ऑफ म्यूजिक टाइप्स प्रोड्यूस करती है। देयरफॉर इसने ये तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से एक टाइटल प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1875। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्य समाज। तो आर्य समाज इट वॉज फॉर्म्ड बाय दयानंद सरस्वती एंड ये 1875 में फॉर्म हुआ था बॉम्बे में। अगर हम बात करें मेजरली ये कहाँ फ्लरिश हुआ तो नॉर्थ इंडिया में एंड स्पेसिफिकली पंजाब रीजन में ये जो है आर्य समाज ये फेमस हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इट वॉज अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट एम्ड एट रिवाइविंग वैदिक वैल्यूज स्क्रिप्चर्स अपोजिंग आइडल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपरस्टिशंस को ये एक तरीके से क्या करता था, अपोज करता था, यानी कि एक तरीके से क्रिटिसाइज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडिया रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैविज्म। तो शैविज्म और वैष्णविज्म को एक तरीके से प्रमोट करता था या फिर शो करता है ये क्लासिकल डांस जिसको हम भरतनाट्यम कहते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट को बिलोंग करता है। ये बेसिकली पहले तक देवदासीस के द्वारा परफॉर्म किया जाता था और इसलिए इसको देवदासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को सादर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, सादर अट्टम एंड इसके अलावा दासी अट्टम, क्योंकि देवदासी इसे करती थी तो दासी अट्टम के नाम से भी इसे जाना जाता था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर में सिचुएटेड है नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी और यूनिवर्सिटी सो इट इज़ लोकेटेड इन इम्फाल मणिपुर। 2018 में ये इस्टेब्लिश हुई थी एंड इसकी लोकेशन इम्फाल में सिचुएटेड है, जो कैपिटल है मणिपुर स्टेट की। इसका पर्पस है टू प्रमोट स्पोर्ट एजुकेशन, कोचिंग एंड रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, अलाइड एरियाज, ऑफर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन स्पोर्ट्स साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन एंड कोचिंग एट्सेट्रा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी।
which is situated in Manipur. So the next question is, name the Sri Lankan Buddhist texts that provide details of the Mauryan Empire. राइट आंसर हो जाएगा दीपावंशा. तो दीपावंशा एंड महावंशा ये दो टेक्स्ट हैं श्रीलंकन टेक्स्ट जो बताते हैं अबाउट मौर्यन एम्पायर. इसका मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल. लैंग्वेज इसकी पाली है. कंपोज इन श्रीलंका अराउंड 5th century CE by the Buddhist monk Mahanam, and it is a historical chronicle of the kings of Sri Lanka, but that include valuable information about India, especially during the Mauryan period. और ऐसा माना जाता है अशोका ने अपने बेटे जिनका नाम था महिंदा एंड अपनी डॉटर जिनका नाम था संघामित्ता को श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म को एक तरीके से फैला सके, प्रमोट कर सके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which of the following articles of the Indian Constitution contains the fundamental duties. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 51A के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 based on the recommendations of Swaran Singh Committee. They are listed under Part 4 of the Constitution और आर्टिकल 51A के अंडर ये दिया है. There are currently 11 fundamental duties for all Indian citizens. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हेड होते हैं ऑफ द इंडियन ऑडिट सिस्टम, यानी कि हमारे एक तरीके से हम कह सकते हैं लेखा विभाग या लेखा परीक्षा विभाग के जो हेड होते हैं वो होते हैं CAG. CAG के बारे में आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. The CAG is responsible for auditing the accounts of the union and state governments and public sector organization. The CAG heads the Indian Audit and Accounts Department, which helps in ensuring the financial accountability of the government. तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एक तरीके से मेंटेन करने का काम करते हैं CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एंड करंट में हमारे CAG हैं संजय मूर्ति हमारे करंट में CAG हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजियन और द फ्री इंडिया लीजियन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस. तो सुभाष चंद्र बोस टी लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन इसके फाउंडर थे, और ये कब फॉर्म हुआ था अराउंड 1942 में, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चली थी. इट वॉज कम्पोज्ड ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्सपर्टाइट्स ऑफ इन यूरोप. तो ये किसकी बात कर रहा है, फ्री लीजन की बात कर रहा है. यहाँ पे क्या थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्सपर्टाइट्स ऑफ यूरोप. The Legion was created with the help of Nazi Germany to fight against the British rule in India. Subhash Chandra Bose played a pivotal role in organizing and leading the Indian National Army and the Free India Legion. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is which country has the republic feature of the Indian Constitution has been borrowed from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कि रिपब्लिक लिबर्टी फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था. रिपब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क. इंडिया अडॉप्टेड द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड head of the state, similar to that of USA. The idea of a written constitution establishing a sovereign republic was inspired by the American Constitution. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगर हम बात करें फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके बाद से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट आने लगे, और ये सब हमने कहाँ से, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किए हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789. 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. सो आर्टिकल 29 ये डील करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. और आर्टिकल 30 की बात करें
तो ये बताता है अबाउट द ग्रांट, इट ग्रांट्स माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये आर्टिकल 30 के अंडर है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये अपने इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर सकते हैं और इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक मृच्छकटिका। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि शूद्रक। तो शूद्रक वॉज द ऑथर ऑफ दिस प्ले मृच्छकटिकम। सो मृच्छकटिकम का मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। शूद्रक वॉज एन एंशियंट इंडियन प्ले राइट। द प्ले इज क्लासिक संस्कृत ड्रामा नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ सोशल एंड रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was defeated in the Battle of Chanderi in 1528? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेदिनी राय। तो मेदिनी राय he was defeated in the Battle of Chanderi and he was defeated by Babur. The battle was fought between Babur and the founder of the Mughal, who was the founder of the Mughal Empire, and Raja Medini Rai, who was the ruler of the Malwa. Next question, in which year was the International Olympic Committee formed? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1894 में ये फॉर्म हुई थी। और इसके जो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो 1894 में फॉर्म हुई थी। इसकी फाउंडिंग मीटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें इसके हेडक्वार्टर्स लॉसन स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड हैं। एंड IOC की बात करें इट वॉज क्रिएटेड टू रिवाइव द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एंड ऑर्गेनाइज द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज बैरन पेरेडिक कॉबिटियन। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे ये 1896 में ग्रीस में हुए थे, ग्रीस के एथेंस में हुए थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट था सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग। और डिफरेंस बिटवीन मैन एंड फीमेल लिटरेसी का भी जो डिफरेंस था वो मैक्सिमम बिहार में ही था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट वॉज बिहार विथ ओवरऑल रेट ऑफ 63.8%, जबकि इंडिया का जो नेशनल लिटरेसी रेट था इट वॉज 74.04%। द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन बिहार वॉज 73.5, जबकि फीमेल्स का सिर्फ 53.5 था। अराउंड 20% का हम यहाँ पे कह सकते हैं गैप है। इन कंपैरिजन केरला जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था अमंग पीपल, यहाँ कितना था मेल का 93.9 एंड फीमेल्स का यहाँ पे जो ओवरऑल 93.9 था, मेल का था 96 एंड फीमेल्स का था 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विनायक सरवाकर, वीडी सरवाकर। तो वीडी सरवाकर इन्होंने मित्र मेला नाम की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था 1899 में, जिसको वीर सरवाकर के नाम से भी जाना जाता है। किनको? विनायक दामोदर सरवाकर को वीर सरवाकर के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था और इसका एम था टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड प्रिपेयर फॉर आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ही लेटर इवॉल्व्ड इनटू भारत अभिनव भारत सोसाइटी जो 1904 में फॉर्म हुई थी, ऑल्सो लेड बाय सरवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the state is the famous Brihadeshwar temple situated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सिचुएटेड है ये ब्रिहरिदेश्वरा टेम्पल, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा चोला वन इन द 11th century और में ये कंप्लीट हुआ था। डायनेस्टी थी यहाँ पे चोला डायनेस्टी और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।